तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.2। ठीक है ना। इसके पीछे का जो प्रश्नावली 1.1 है ना, उसको मैंने डिटेल में एकदम अच्छे से हल करा दिया है। तो आप लोग भाई अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो पहले उसको भी देख लो जाकर। ठीक है। और तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में भाई हमसे क्या बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब ये जो कथन दिया गया है ये सत्य है कि असत्य है, ये हमको बताना है। और उसका कारण भी देना है कि सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है। ठीक है। तो देखो पहले बोला है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये कथन सत्य है कि असत्य। तो इसको जानने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो अपरिमेय संख्या पता होनी चाहिए, उसके बाद वास्तविक संख्या। ठीक है। तीन चीज पता होना चाहिए। परमेय भी पता होगा तो और अच्छे समझ जाओगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परमेय, अपरमेय और वास्तविक क्या होता है, फिर इसको डिटेल में अच्छे से हल करेंगे। ठीक है। तो चलो इसको हटाते हैं। सबसे पहले परमेय, अपरमेय और वास्तविक संख्या को समझते हैं। तो हम लोग भाई यहाँ पर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला काम जो हमारा है वो है परिमेय संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या। ठीक। परिमेय संख्या क्या होती है? तो सबसे पहले हमको इसे पढ़ना है। तो हम क्या जानते हैं, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यही ना भाई। तो हम लिखेंगे जिससे, जिसे हम p बटे क्यू, p बटे क्यू का मतलब बटे में, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो ये नीचे वाला वैल्यू है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, ये क्यू है ना, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर बटे में आती है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। सिंपल सा आपको ये समझना है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, उसको भी देख लेते हैं। तो हमने ये समझा कि p बटे क्यू का मतलब अगर कोई भी संख्या बटे में आएगी तो वो हमारी परिमेय संख्या होती है। जैसे अगर मैंने लिखा 2/3 तो ये परिमेय है ना, 4/5 तो यह का है परिमेय है, 6/7 तो ये भी का है परिमेय है। लेकिन नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर जीरो आ सकता है। अगर मैं 0, 1, 2, 3, 4 ये सब संख्या लूँ तो क्या ये परिमेय है? तो आप बोलोगे हाँ सर ये भी परिमेय है। कैसे? क्योंकि इसके नीचे हम एक मान सकते हैं तो ये भी बटे में हो जाएगा। ठीक है। बात समझ में आई? मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब भी हमारे क्या हैं? परिमेय संख्या हैं। अब देखिए रूट में भी परिमेय संख्या आता है। रूट में कौन सा परिमेय संख्या होगा? जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे रूट में 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो रूट में 4 परिमेय संख्या है। रूट में 9 का वर्गमूल 3 होता है तो ये भी परिमेय संख्या। रूट में 16 का वर्गमूल 4 होता है तो ये भी परिमेय संख्या। रूट में 25 का वर्गमूल 5 होता है तो ये भी परिमेय संख्या। रूट में 36 का वर्गमूल 6 होता है तो ये भी परिमेय संख्या। रूट में 49 का वर्गमूल 7 होता है तो ये भी परिमेय संख्या। मतलब जिसका हम लोग ना वर्गमूल निकाल लेंगे वो सब परिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब जैसे ये रूट में 4 है ना, इसको थोड़ा सा हम हल करें। जैसे ये रूट में 4 है तो इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट होता है खत्म तो आता है 2। तो इनडायरेक्टली ये 2 लिखा गया है, 4 नहीं है। इसीलिए ये सब परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आपने अच्छे से समझा। ठीक है। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या, जिसका हमको जरूरत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है?
जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या न कहते हैं। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में आएगा और उसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा ना। जैसे जैसे आपका हो जाएगा रूट में 3, इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। जैसे 2 भी हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा, रूट में 6 हो जाएगा, रूट में 7, रूट में 8, रूट में 10, रूट में 11, रूट में 12, ऐसे चलता रहेगा। तो इन सभी संख्याओं का वर्गमूल आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये सब संख्या होती हैं अपरिमेय, ठीक है। एक लास्ट एंड फाइनल हम लोगों का आता है वास्तविक संख्या का, आता है वास्तविक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ये 3 संख्या आपको पता है तो आप इस पूरे 1.2 के पूरे बुक का आसानी से एकदम सवाल लगा लोगे और समझ भी जाओगे ना। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है मैं आपको बताता हूं। देखिए आप लोग जानते हो परिमेय संख्या ना, परिमेय संख्या जानते हो ना। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, इन्हीं दोनों को मिलाकर ना, इन्हीं दोनों संख्याओं को मिलाकर हमारा ई बनता है वास्तविक संख्या। इतनी बात क्लियर है। मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय प्लस अपरिमेय का जो योग होता है, मतलब परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर वास्तविक संख्या होती है। समझ गए। अब देखो क्वेश्चन, अब ध्यान से समझो मेरी बात। अब आता है क्वेश्चन। इतने बातें समझने के बाद हम समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो सबसे पहले इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, बोला था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो भाई होती है, ये कथन सत्य है। कैसे, अब देखो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो इधर लिखो, इधर लिखो तुम अपरिमेय संख्या ना। अब भैया मैं आपको समझाता हूं, इधर लिखो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इधर लिख लो, और एक तरफ लिख लो वास्तविक संख्या, ठीक है। लिख लिए। अब इधर लिखो अपरिमेय संख्या का उदाहरण। अपरिमेय संख्या में जैसे रूट में 2 हो सकता है, रूट में 3 हो सकता है, रूट में 5 हो सकता है, रूट में 7 हो सकता है, रूट में 8 हो सकता है। इतना बहुत है। यह है अपरिमेय संख्या का उदाहरण। और वास्तविक संख्या में क्या आएगा, परिमेय और अपरिमेय दोनों आएंगे। इसमें जैसे क्या आ सकता है, रूट में 4 आ सकता है, रूट में 2 आ सकता है, रूट में 5 आ सकता है, रूट में 6 आ सकता है, रूट में 8 आ सकता है ना, और 2/3 आ सकता है, 4/5 आ सकता है। मतलब इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आएगा। तो मेरे भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब ई अपरिमेय संख्या है पूरा ना, ये अपरिमेय है, और वास्तविक संख्या में आपका कहा होगा कि परिमेय भी संख्या आएगा और अपरिमेय भी संख्या आएगा। तो इसका मतलब जितना ही अपरिमेय संख्या इसमें है, टोटल इसमें मिल ही जाएगा, आपको मिल जाएगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं ना कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्यों, क्योंकि ये जो वास्तविक संख्या है ना, इसमें परिमेय संख्या तो अइबा करेगा, लेकिन उसके साथ अपरिमेय संख्या भी आपका पूरा आ जाएगा। इसीलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक का होता है, वास्तविक संख्या होता है, ठीक है।
तो इसका हमको कारण भी लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे कारण, ध्यान से देखो। तो इस स्टेटमेंट को हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा पेज हटा बचा के अब क्वेश्चन को करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 था जो हमारा, वो हमारा कथन क्या था भाई? एक जो हमारा कथन था वो हमारा कथन सत्य है। क्या है? सत्य है। अब सत्य है, अब क्यों सत्य है तो कारण लिखना है, क्योंकि। ठीक है, ऐसे आपको कारण लिखना पड़ेगा तब आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में ना, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में, एकदम भाई धीरे धीरे पढ़ो और अच्छे से एकदम डिटेल में बढ़िया से पढ़ो कि एक बार पढ़ने के बाद आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाए। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। दोनों संख्याएं आती है। बस इतना स्टेटमेंट आपको पहले क्वेश्चन में लिख देना है और आपका क्वेश्चन एकदम परफेक्ट तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है हमारा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, क्या बोला है अगला क्वेश्चन, बोला है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में यम का रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। ये हमको कथन बताना है सही है कि गलत है। तो देखो इसको बताने के लिए ना आपको प्राकृतिक संख्या पता होना चाहिए। तो संख्या रेखा आप लोग जानते हो, मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको संख्या रेखा होता क्या है। तो देखो संख्या रेखा ना मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप समझो प्राकृतिक संख्या। जो प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या होती है ना वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। मतलब इसमें हमेशा ये जो होता है ना, इसमें एक से संख्याएं स्टार्ट होती है और जाती ही रहती हैं, जाती ही रहती हैं। मतलब खाली प्लस वाला संख्या आता है और जीरो भी नहीं आता। लेकिन संख्या रेखा पर अगर कोई बात करे, संख्या रेखा, यह हमारा संख्या रेखा। तो यहाँ पर होता है जीरो, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, और यहाँ पर चार, यहाँ पर पाँच, और यहाँ पर छः, और ऐसे जाता रहेगा, सात, आठ। ठीक है, आगे जाता रहेगा। इधर माइनस वाला, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पाँच, माइनस छः, और इधर भी ये जाता रहता है आगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हमसे बोला था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में यम का रूप का हो सकता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो ये कथन हमको बताना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखना, किसी भी अगर संख्या का हमको वर्गमूल निकालना होता है तो संख्या हमेशा प्लस में आती है। तो ये प्राकृतिक संख्या तो हमेशा किस में होता है, प्लस में होता है। लेकिन संख्या रेखा पर तो माइनस वाली भी तो संख्याएं आती हैं। ठीक है ना। वो क्या बोला, वो बोला कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में यम का रूप का होता है। मतलब अगर कोई भी बिंदु हम ले तो वो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः इस रूप का आना चाहिए। लेकिन संख्या रेखा पर तो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन ये वाले भी बिंदु होते हैं। तो ये वाले तो होते हैं वो तो पता है, लेकिन ये वाले भी बिंदु होते हैं ना। तो इसका मतलब वो गलत बोला है। ये क्या बोला है, गलत बोला है। मतलब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में यम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई प्लस वाली संख्याएं तो आती हैं, ये हमने देखा इधर, लेकिन इसके साथ ये माइनस वाली भी संख्या इसमें आ रही है। इसीलिए ये कथन का हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ना। तो इसको हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे यह कथन का है, असत्य है। का है, असत्य। तो ये हमारा भाई ये दूसरा
अब देखो ये इसका दूसरा है, दूसरा कथन हमारा असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है। क्यों? अब लिखो ना, कारण है। ठीक है, हम लिखेंगे क्योंकि। हाँ, ध्यान से देखिएगा इसको अच्छे से। क्योंकि कोई भी ऋण संख्या, क्योंकि क्या लिखेंगे? कोई भी ऋण संख्या, ठीक है, कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक न संख्या का, इसको हटाओ यार, का वर्गमूल नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो वो ऋणात्मक कभी नहीं आ सकता, हमेशा प्लस में आएगा। तो संख्या रेखा पर तो माइनस वाली भी संख्याएं होती है, इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा भाई? असत्य। बात समझ में आ गई? ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है मैंने बता दिया। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए, बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये कथन हमको क्या करना है? बताना है कि जो प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय होता है, ये हमको बताना है। तो चलो इसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ ना। यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर हमको बताना है, एक तरफ अपरिमेय है, सॉरी कौन सा बोला है? वास्तविक ना, प्रत्येक वास्तविक, मतलब एक तरफ वास्तविक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, वो बोला है कि अपरिमेय होती है, सभी अपरिमेय होती है। तो ये गलत बोल दिया है। कैसे? देखो, इसमें क्या होगा ना, इसमें प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें परिमेय भी आएगा। जैसे वास्तविक संख्याओं में क्या क्या आ सकता है? जैसे 2 आ सकता है, ई परिमेय हो गया। रूट में 2 आ सकता है, ई अपरिमेय हो गया। फिर 3/2 आ गया, ई परिमेय हो गया। और रूट में 5 आ गया, ई अपरिमेय हो गया। खाली इतना एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। और अपरिमेय में क्या आ जाएगा? खाली आएगा रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, इतना ले लेते हैं। ये सब अपरिमेय में आएगा। तो ध्यान से देखना। तो मैं ये क्वेश्चन आपसे बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या ना, जितनी भी वास्तविक संख्या आपके आएंगी, वो बोला है कि सभी की सभी अपरिमेय होंगी। तो ये कैसे हो सकता है भाई? अगर मैं इसमें का 2 लूं तो 2 अपरिमेय संख्या होता है? नहीं। 2 वास्तविक तो है लेकिन अपरिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाएगा, ये खाली अपरिमेय ही है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें परिमेय अपरिमेय दोनों आएगा और इसमें खाली अपरिमेय आता है, इसलिए नहीं हो सकती। ठीक है, इतनी बात आप लोगों ने समझ लिया। तो अब हम क्या करेंगे? इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। तीसरे का, तीसरे का स्टेटमेंट क्या है? देखो ध्यान से। तो हम लिखेंगे, ये क्या है भाई? असत्य है। क्या है? असत्य है ना। क्योंकि फिर वही काम, क्योंकि वास्तविक, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में, वह चीज फिर से लिखना है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, नहीं होती है, उसमें परिमेय संख्या भी होती है ना, उसमें उसमें परिमेय संख्या भी होती है, इसलिए। ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने भाई तीसरा बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिया है। तो अब चलते हैं भाई इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन उसने क्या बोला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? मतलब जो प्लस वाले जिनका हम वर्गमूल निकालते हैं तो सभी के सभी अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन ध्यान से समझो, पहले बोला क्या है। बोला है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। मतलब बोला है कि अगर हम वर्गमूल निकाले तो वो क्या सभी अपरिमेय ही होते हैं? यदि नहीं है तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब हमको एक ऐसा संख्या लेना है जिसका वर्गमूल निकाले तो वो कहा आ जाए परिमेय। तो भाई बस करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 और उसका हमको देना है उदाहरण एक के खाली। क्या देना है? उदाहरण। तो उदाहरण में आप लिख सकते हो रूट में 4। रूट में 4 इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 2। और 2 हमारी क्या है? परिमेय संख्या। लिख सकते हो, बस हो गया काम इसका तमाम। ना भाई, आसान क्वेश्चन है कि नहीं? यही आंसर हो गया इसका। तो इतना आसान था ये वाला। हमको एक ऐसी संख्या का मतलब वर्गमूल निकालना है कि जो का जाए परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन इधर है। बोला है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये हमको क्या करना है? दिखाना है। संख्या रेखा पे इसे हम किस प्रकार निरूपित करेंगे। तो चलो भाई इसको हटाते हैं और इसको रूट में 5 को ना हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। अब देखो मेरे भाई, इसको दर्शाने के लिए ना आप क्या कीजिएगा, देखिए ध्यान से। आप ना एक क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, तो इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ना। इंची से सबसे पहले एक संख्या रेखा पर लाइन खींचिए सीधी। ठीक है, एक खींच लीजिए। ठीक है, अब इसको नाम करते हैं। मान लीजिए का है 0 है ना। इधर ई 1 इकाई है, ये 2 इकाई है, ये 3 इकाई है, ये 4 इकाई है, ये कितना है? 5 इकाई है। आगे बढ़ा दीजिए, ये 6 इकाई है। ठीक है, आगे जाता रहेगा ऐसा। ठीक है, और ये हमारा क्या है? -1 है। इधर कितना है? -2 है। इधर कितना है? -3। ये भी आगे जाता रहेगा। अब हमको संख्या रेखा पर रूट में 5 को दर्शाना है। किसको दर्शाना है? रूट में 5 को। तो हम करेंगे क्या, यहाँ से जो 0 नहीं है, यहाँ से 2 इकाई का दूरी लेंगे। ये 1 इकाई होता है और इसके बाद ये 1 इकाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? 2 इकाई। 2 इकाई से हम बनाएंगे 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण यहाँ से कैसे बनेगा? एक सीधी रेखा खींचनी है और उसका दूरी 1 इकाई होना चाहिए ना। ठीक है ना, तो एक 90 अंश का कोण कैसे बनाएंगे? बस यहाँ से क्या करेंगे? 1 इकाई दूरी खींच देंगे ऐसे। 90 अंश का कोण ये हो जाएगा। ठीक है, ये। अब हम क्या करेंगे? इसको इससे मिला देंगे। मिलाने के बाद अब देखो ध्यान से, यह जो आपको नहीं लग रहा, यह है आपका रूट में 5। यह क्या है? आपका रूट में 5। कैसे? अब मिलाने, अब ये रूट में 5 कैसे हुआ? ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रेखा हमारी है ना, इसको ऐसे आगे मिलाएंगे। ठीक है, इसको आगे ऐसे क्या करेंगे? मिला देंगे। तो यहीं पर आपका रूट में 5 होगा। अब देखो कैसे। हम लोग एक चीज जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ये हम लोग जानते हैं भाई। जानते हैं क्या होता है? होता है कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है?
कौड़ के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। कोनो दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ध्यान दो, ई जो रेखा है ना, इस पे इसको हम ऐसे इस संख्या रेखा पर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ये सूत्र जानते हैं कि कौड़े का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। अब देखो ये 90 अंश है, ये कहा है 90 अंश, तो 90 अंश के सामने वाला होता है कौड़, तो ई है हमारा कौड़, और नीचे वाला होता है आधार। ई जो है यहाँ से यहाँ तक आधार है, और ई यहाँ से यहाँ तक का है लंब है, ठीक है ना। तो हमको कौड़ निकालना है, तो लिखेंगे कौड़ का स्क्वायर बराबर लंब, लंब का कितना इकाई, ई कितना इकाई दूरी था, 1 इकाई, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर प्लस आधार, आधार कितना था, आधार के बीच का दूरी 2 इकाई था, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कौड़ का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो यहाँ से फिर आपका क्या हो जाएगा, कौड़ का स्क्वायर, देखो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कौड़ बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ना, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट में 5, यह हमारा कौड़ बराबर आंसर आ जाएगा रूट में 5, ठीक है ना। इसी को हमको क्या करना था भाई, दर्शाना था, बस हो गया हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, मुझे आशा है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर भाई नहीं होनी चाहिए आपको, जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, हमको बोला है कि कक्षा, क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना, कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल, ठीक है ना, की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए और एकक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए, मतलब ऐसे दिया हमको कैसे कैसे बनाना है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वर्गमूल सर्पिल एक्चुअल में बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना देखो मेरी बात ध्यान से, मैं यहीं पे बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर आप कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ, फिर आप लोग कर लोगे, मुझे पूरा उम्मीद है। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक इकाई दूरी लोगे, वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए आप एक इकाई ऐसे दूरी ले लीजिएगा, एक इकाई, ठीक है। फिर यहाँ से आप क्या कीजिएगा, एक इकाई दूरी ऊपर ले लीजिएगा, एक इकाई ई है, एक इकाई ई है, और इसको ऐसे मिला दीजिएगा। तो जब ई एक इकाई है और इहो एक है, तो कौड़ कितना आ जाएगा आपका, रूट में 2 आएगा, ई सबको पता है, आएगा कि नहीं, सही से बताइएगा। तो आप कहोगे हाँ सर आएगा, कैसे, यहाँ पर निकाल सकते हो कि कौड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर ना, प्लस आधार का स्क्वायर। तो बार बार आपको निकालना ना पड़े, ऐसे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो देखो कर्ण जब भी निकालना होता है ना, तो लंब और आधार का स्क्वायर करके उसका वर्गमूल निकालना होता है। तो एक का स्क्वायर एक आएगा, फिर एक का स्क्वायर एक, एक में एक जोड़ेंगे 2, अब 2 को क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो रूट लगा देंगे, काहे कि स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, तो मतलब ये 2 आएगा। यहाँ पर एक, यहाँ पर भी एक करके आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, सूत्र से निकल जाएगा। अगर निकालना चाहते हो तो देख लो, मैं बता ही देता हूँ, पता नहीं आप लोग निकाल पाओगे कि नहीं। तो यहाँ पर लंब की जगह एक रखेंगे, हाई ये वाला लंब है और नीचे वाला आधार है, और ये वाला कॉर्ड है, ठीक है। तो एक का स्क्वायर प्लस यहाँ भी एक का स्क्वायर, तो कॉर्ड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक प्लस एक, तो कॉर्ड का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक एक 2, अब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, तो कॉर्ड बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 2 आ गया ना, रूट में 2। तो कहने का मतलब ये हमारा 2 इकाई हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, अब बताओ क्या करेंगे, कोई बता सकता है इसके बाद क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ तो हो गया,
तो अगर आपको ऐसे नहीं आता ना तो इसका एक और भी ट्रिक है, उससे भी आप लगा सकते हो। कैसे बताऊं? ये तो मान लीजिए आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, एक और तरीका है, मैं थोड़ा सा आपको इधर बता देता हूँ। एक और तरीका, जैसे आपके बुक में दिया है कि पहले एक बिंदु ओ लीजिए ना, वैसे भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। देखो कैसे, ध्यान दो मेरी बात को। इंची कहाँ है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक बिंदु आप मान लीजिएगा, यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम हमने रखा है ओ, ठीक है। अब एक इकाई यहाँ से दूरी लेनी है, ठीक है। तो मैं मान लीजिए कि ये एक इकाई आपका दूरी है, ये एक इकाई है, ठीक है। और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 90 अंश का कोण बना दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ऐसे एक रेखा खींचिए, जिसका भी दूरी होगा उसका टो से, उसका भी जो दूरी होगा ना वो कितना होगा, एक इकाई। कितना होगा, एक। कैसे बनाना है, यहाँ पर आपका जो बुक दिया है ना उसकी सहायता से बनाना है। देखिए ध्यान से देखिए, आपका जो बुक बोलेगा वही करना है। देखिए बोला है ना, एकक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए, ठीक है, ओपी। तो यहाँ से हमने इसको माना है ओ, और इसको मानेंगे हम P1, ठीक है ना। तो देखो ध्यान दीजिएगा, ओपी खींचिए, एकक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए, ठीक है ना। अब P1 P2 का मतलब, जैसे हमको क्या करना है, यहाँ पर लंब खींचना है, इससे इसको P1 मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा P2, ठीक है ना। तो लंब बनाना है, तो मैं आपको देखिए अच्छे समझा रहा हूँ। तो आप कीजिएगा, यहाँ पे इससे लंब, लंब का मतलब न होता है 90 अंश का कोण, यहाँ पर बना देंगे, इसका नाम रख देंगे P1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ना ऐसे मिला देंगे, इसको इससे क्या करेंगे, ऐसे। वैसे तो मेरा सही से बन नहीं रहा है, इसको ऐसे मिला देंगे और इसको मानेंगे P2। देखिए जब ई एक इकाई है और ई एक इकाई है तो ई कितना होगा हमारा, √2 होगा, यो आपको पता है, ठीक है। ये √2 गया। अब क्या करना है, इससे फिर 90 अंश का कोण बनना है, इससे थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा आप लोग ना। देखिए कैसे बनेगा, इससे आपको फिर क्या करना है, 90 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ से 90 अंश का कोण बनाइएगा और फिर इसको क्या कीजिएगा, इससे मिला दीजिएगा। देखिए मेरा थोड़ा सा सही बन नहीं रहा है, आप लोग सही तो बनाइएगा ना। तो जब ई √2 है, इसके बीच का दूरी एक इकाई है, तो ई कितना होगा, √3 इकाई, ठीक है ना। फिर आप क्या कीजिएगा, इससे भी एक, ई P3 हो गया, अभी क्या हो गया, P3। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, एक इकाई का दूरी लेंगे, कितने इकाई का, एक इकाई का। तो ई कितना हो जाएगा, एक इकाई ना। अब जब ये एक इकाई होगा, ये √3 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, √4, जिसका मान होता है 2। और इसको ऐसे मिला दीजिएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, √4। और इस P3 है तो ये क्या हो जाएगा, P4। ऐसे ऐसे करके आपको ऐसे ऐसे करके बना लेना है पूरा, ठीक है। यहाँ पर P5 हो जाएगा, यहाँ पर P आपका P6 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, एक वर्गमूल सर्पिल आपको बना लेना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये वीडियो ये आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, इसके लिए मैं एक और सा बढ़िया सा डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।